यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बजट। तो बजट शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया। यस, आइए, इस बार जो बजट आया है यहां पर लोगों ने सोचा कि सर ओल्ड टैक्स रिजिम का क्या हुआ, खत्म हो गई क्या? नहीं, कुछ खत्म नहीं हुई है, हम सारे डिटेल में समझेंगे। बट इस बार जैसा कि आपने जब न्यू टैक्स रिजीम लाई गई थी तो उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि हमारा टारगेट है कि ओवर टाइम हम न्यू टैक्स रिजीम को ही आगे रखेंगे और ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देंगे, कुछ साल हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। तो देखो, अब एक सबूत अपने को मिल चुका है कि उन्होंने एक न्यू टैक्स रिजीम को आगे कर दिया है। उन्होंने बाय डिफॉल्ट बोल दिया है कि अब न्यू टैक्स रिजीम विल बी एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट। ओल्ड टैक्स रिजीम इज देयर बट बाय डिफॉल्ट, जैसे पहले हुआ करता था, बाय डिफॉल्ट हम ओल्ड टैक्स रिजीम में आया करते थे अनटिल एंड अनलेस कि हमने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया। अब उन्होंने बोल दिया कि भैया आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही आओगे अनटिल एंड अनलेस कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते। सो दिस इज द एक स्टेप मूव कर लिया उन्होंने कि भैया अब न्यू टैक्स रिजीम ही प्रिवेल करेगा। चलो, अब देखो, हमने देखा सर रिबेट मिल गई, वो मिल गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर क्या ये ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए भी है या न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए भी? ओल्ड टैक्स रिजीम क्या थी, जो थी वो वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है। सर वहां पे रिबेट, वहां पे भी 7 लाख हो गई क्या? वहां पे भी रिबेट 7 लाख हो गई क्या? नहीं, वहां पर जो रिबेट 5 लाख है वो वही है। रिबेट का जो बेनिफिट आपको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिला है? न्यू टैक्स रिजीम में, राइट। सर वहां पे भी सरचार्ज की रेट 25% कम हो गई क्या? 37% की जगह? नहीं, वहां पे भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो बेनिफिट आपको दिया है, सरचार्ज की रेट 37% से कम करके 25% कर दी, वो भी कहां पर करी है? ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो सारी बातें अभी हम करते हैं, एक एक करके सारी चीजें आसानी से समझते हैं। चलो, पहले इन्होंने क्या बोला, देखो न्यू टैक्स रिजीम में 115 बीबीसी जो बेनिफिट मिला करता था इंडिविजुअल को और एचयूएफ को, इंडिविजुअल और एचयूएफ को 115 बीबीसी न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट दिया जाता था। वहां पर क्या था, पहले 2.5 लाख पर नो टैक्स निल, ठीक है ना। फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%। मतलब आप देखोगे हर 2.5 लाख पे 5-5% इंक्रीज किया था, ठीक है। 7.5 से 10 15%, ये पहले था। 10 से 12.5 20, और 12.5 से 15 25, और अगर 15 से ज्यादा है तो 30। पहले 115 बीबीसी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता था और दीज आर द टैक्स रेट। अब इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट्स है उनको, टैक्स रेट्स को जो स्लैब है वो बढ़ा दी उन्होंने। अब देखो, जो न्यू स्लैब उन्होंने दे दी वो क्या दी है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, हर 3 लाख पे 5-5% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%। अब देख लो, 25% वाला उड़ा दिया मामला, 15 लाख के ऊपर 30%, ठीक है ना। 15 लाख के ऊपर होते ही 30%। अब ये जो रिबेट की बात है, सरचार्ज की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए उन्होंने बोला है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो आपका जो रिबेट, पहले जो 87A का रिबेट मिलता था, 87A का जो रिबेट मिलता था वो ओल्ड पे भी मिलता था, न्यू पे भी मिलता था, करेक्ट। अभी इन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम के लिए बोल दिया, चेंजेस अमेंडमेंट करके इन्होंने बोल दिया न्यू टैक्स रिजीम में जो रिबेट है वो 5 लाख की जगह 7 लाख होगी। सर ओल्ड के लिए भी 5 लाख है, ओल्ड के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो अभी भी आपका बेनिफिट वही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनका टारगेट क्लियर था। जब इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम अनाउंस की थी तभी उन्होंने बोल दिया था कि हमें मगजमारी में नहीं जाने का है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम वो बहुत स्मूथ करना चाहते हैं टैक्स को। आप देखोगे वो चाहते हैं कि तुम्हारी इनकम हो, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स पे करो, फ्री हो जाओ, काहे को मगजमारी में जाने का। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होते हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आप डिडक्शन लेते हो, कई सारे एग्जामिशंस क्लेम करते हो तो उनके लिए आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। और डिपार्टमेंट ने उसी से मैं क्लियर कर दिया था जब पहली बार न्यू टैक्स रिजीम लाए थे कि हम आज के युवाओं की कन्वीनियंस के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए हम ये लेके आ रहे हैं कि इन मगजमारियों से फ्री कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, इनकम कमाई उस पर टैक्स दे दो, खत्म कहानी, कोई डिडक्शन की मगजमारी नहीं, क्योंकि गलत काम बहुत ज्यादा होते थे। आज आप एचआरए क्लेम करते हो तो एचआरए के प्रूफ कहीं गलत प्रूफ जाते थे, एटीसी के डिडक्शन के लिए कहीं सारे आप गलत चीजें क्लेम करते थे। सो उन चीजों को रिमूव करने के लिए उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया और उनका टारगेट है कि स्मूथ टैक्स हो। इवन आउटसाइड कंट्रीज को हम फॉलो कर रहे हैं, आउटसाइड कंट्रीज में भी ऐसा ही है, स्मूथ टैक्सेशन, कि भैया देखो आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, जो भी तुमने इनकम ली है उस पर 13% टैक्स पे करो और फ्री हो जाओ। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम, और उन्होंने उसी से मैं बोल दिया था कि इट विल प्रिवेल ओवर टाइम, इट विल प्रिवेल। तो यस, आज उन्होंने प्रूव कर दिया है कि भैया अब बाय डिफॉल्ट द ऑप्शन इज न्यू टैक्स रिजीम।
अगर तुम्हें ओल्ड में जाना है तो तुम्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट यू विल बी इन द न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, सो अब न्यू टैक्स रेजिम में एक आपको चीज समझ में आ गई है कि यहां पर आपको एक बेनिफिट दिया है। ठीक है, एक चीज, पहले ये इंडिविजुअल और एचयूएफ पे ही हुआ करती थी, अब इन्होंने बोल दिया है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी के लिए न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन दे दिया है। बट एओपी में इन्होंने बोला है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्होंने ये बेनिफिट नहीं दिया है अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए वो एक न्यू टैक्स रेजिम लेके आए हैं 115 BAD। ठीक है, वो हम देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, चलो। हाँ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उन्होंने एक्सक्लूड क्यों किया है, सॉरी नॉट बीएडी, बीएडी तो पहले से ही थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, बीएई, सॉरी, हाँ बीएई, दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, वो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अभी हम देखेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चलो, तो यहां हमने पहला समझ लिया है टैक्स रिलीफ, राइट, अंडर न्यू टैक्स रिजीम। आप जो सोच रहे हो रिबेट का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही है। 5 लाख से रिबेट आपकी 7 लाख रुपए हो गई है, मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है। यहां पर लोगों का क्वेश्चन आता है, सर व्हाट विल बी द टोटल इनकम। एक चीज ध्यान रखना, टोटल इनकम मतलब क्या। यहां हम सोचते हैं अच्छा मेरी टोटल इनकम 7 लाख रुपए, अरे टोटल इनकम मतलब क्या, ये तो आपको आइडिया होना चाहिए। सर टोटल इनकम मतलब आपकी 5 हेड की इनकम, उसमें 2 एडजस्टमेंट होते हैं, क्लबिंग और सेट ऑफ, क्लबिंग और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट होते हैं। उन एडजस्टमेंट के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप जब डिडक्शन क्लेम करते हो चैप्टर 6A की, चैप्टर 6A, वो लेस करने के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी योर टोटल इनकम, राइट, दैट विल बी योर टोटल इनकम। तो यहां पर ये जो टोटल इनकम आएगी, फाइनल इनकम जिस पे टैक्स इंपोज किया जाता है, अगर वो 7 लाख रुपए तक है तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, मतलब 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये देखो इन्होंने लिख दिया है कि डू नॉट पे एनी टैक्स ड्यू टू रिबेट अंडर बोथ और ओल्ड और न्यू। पहले क्या था, 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। अभी न्यू टैक्स रेजिम में आपको 7 लाख का ऑप्शन दे दिया गया है कि 7 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अब न्यू टैक्स रेजिम में इन्होंने क्या किया है, न्यू टैक्स रेजिम में पहले कुछ डिडक्शंस हुआ करती थी जो ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें मिल जाया करती थी बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलती थी। अब वो डिडक्शंस अभी भी नहीं मिलेगी आपको, बट कुछ डिडक्शंस जो इन्होंने पहले विड्रॉ कर रखी थी उन्होंने वापस दे दी। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने वापस दे दी कि बोले आपको न्यू टैक्स रेजिम में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 50,000 रुपए की। ठीक है, और इसी तरीके से जो फैमिली पेंशन की जो अपने को 1/3 डिडक्शन मिला करती थी कि पेंशन और पेंशन का 1/3 वो आपको हर साल डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मान लो किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हुआ करता था। ठीक है ना, तो वो उन्होंने यहाँ पर 15,000 की डिडक्शन पहले विड्रॉ कर ली थी, लेकिन अब ये आपको वापस से मिल जाएगी। सो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने वापस से आपको प्रोवाइड करा दिया है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो पहले नहीं हुआ करता था, और फैमिली पेंशन जो 15,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, अप टू 15,000 तक का जो डिडक्शन मिलता है, 1/3 और 15,000। ठीक है ना, मान लो आपको पेंशन मिला है 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो आपको डिडक्शन मिल जाया करती थी। कितना हो गया ये, 50,000 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 16,667 और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो आपको 15,000 तक की डिडक्शन मिल जाया करती थी, राइट। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अभी भी मिल जाएगी आपको, बट न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने लास्ट ईयर विड्रॉ कर लिया था, इन्होंने भी वापस से आपको प्रोवाइड करा दिया है कि आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है आपको यहां तक। चलो, अच्छा, कुछ डिडक्शंस अगर आपको मैं आपको बता देता हूं कि कुछ डिडक्शंस हैं जो अभी भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी, तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप रियल एनालिसिस कर सको कि वेदर न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल और नॉट। ठीक है ना, तो वो डिडक्शंस आपको मैं बता देता हूं एक बार। हाँ जी, देखो, एग्जम्पशन विड्रॉन इन न्यू टैक्स रेजिम, ये मैं अर्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अर्लियर ईयर ये विड्रॉन हो गई थी। अब इसमें तो मैं आपको बताता हूं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी आपको मिल जाएगी, अभी आपको न्यू टैक्स रेजिम में ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा, और एक पेंशन और ये जो डिडक्शन हुआ करती थी फैमिली पेंशन, ये आपको मिल जाएगी। ये दो जो पहले उन्होंने विड्रॉ कर ली थी न्यू टैक्स रेजिम में, वो अब आपको वापस दे दी है। मतलब यस, यू विल गेट दिस बेनिफिट एंड दिस बेनिफिट। एक बार देख लो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है जो आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। आ जाओ,
पहला इन्होंने बोला कि सैलरी, मैंने हेड वाइज यहां पर इसे बाइफिकेट कर दिया है कि पहले हमें कौन कौन सी ऐसी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हुआ करती थी जो हमारी ओल्ड में तो मिल जाया करती थी बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलती थी, जो अभी भी आपको नहीं मिलेगी, जो अभी भी आपको नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कौन कौन सी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेगी। एक तो लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आपका कोई है, जो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको बेनिफिट मिल जाया करता था। ओल्ड टैक्स रेजिम, अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो तो यस यू विल गेट द बेनिफिट, ये सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको मिल जाएगी, बट न्यू टैक्स रेजिम में ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी। सो एक तो एलटीए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एचआरए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, अलाउंसेस अगर कोई है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अलाउंसेस है यस उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, ठीक है, वो मिल जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो उसके लिए जो आपको अलाउंस दिया जाता है दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस, आपके ऑफिस के द्वारा, मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। डेली अलाउंस क्या होता है, जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो वहां कुछ खाने पीने का खर्चा आपको जो दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, दैट इज द डेली अलाउंस, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस हो सकता है एक सिटी से दूसरी एक सिटी के अंदर, विद इन द सिटी अगर आप क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो ऑफिस वर्क के लिए, तो उसके लिए जो दिया जाता है दैट इज द कन्वेंस अलाउंस, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में, राइट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा बट ये 4 अलाउंसेस का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो डिडक्शन थी 16 की डिडक्शन सारी की सारी विड्रॉ कर दी थी न्यू टैक्स रेजिम में, सारी की सारी हटा दी थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की मिलती थी वो उन्होंने मना कर दिया, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला करता था वो मना कर दिया। प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो आप पे करते थे उसका बेनिफिट मिला करता था वो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अभी देखो, अभी इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस दे दी, पहले तो उन्होंने हटा दी थी लेकिन इस बजट में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको वापस दे दी, बोले हाँ अब दे देंगे, न्यू टैक्स रेजिम में तुम्हारी इनकम कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, बाकी नहीं देंगे सर, बाकी नहीं देंगे, बाकी के लिए मना कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। चलो, तो इसी तरीके से आपका ये हो गया सैलरी के अंदर। फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी में देखो, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको पता है कि आपका अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है, इधर आपको नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपको लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी पे, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, इन्होंने मना कर दिया, आप नहीं कर सकते, राइट। सो न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हो तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है या नहीं करनी है, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। हवा में सिर्फ 7 लाख देख के भैया उधर मत डाइवर्ट हो जाना, आपको अदर फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। अरे नहीं सर सरचार्ज, अरे भैया ठीक है वो सब चीजें ठीक है, सरचार्ज यहाँ कम हो गया, ओल्ड टैक्स रेजिम में कम नहीं हुआ, बट आपको सारे फैक्टर्स कंसीडर करो, अपना एक रफ कैलकुलेशन करो, देन यू विल डिसाइड कि वेदर यू हैव टू मूव इन ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, व्हाटएवर। चलो, तो हमने सैलरी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया। फिर आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी में सर ऐसी कौन कौन सी डिडक्शंस थी जो न्यू टैक्स रेजिम में हमें नहीं मिलेगी, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम्हें मिला करता था वो नहीं मिलेगा। टी कॉफी रबर में अगर तुम कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हो नाबार्ड में या साइट रेस्टोरेशन फंड में, वो बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, राइट। इसी तरीके से अगर तुम कंट्रीब्यूट करते हो फॉर द साइंटिफिक पर्पस, किसी और कंट्रीब्यूट करते हो, कंट्रीब्यूट टू अदर्स, राइट, कंट्रीब्यूट टू अदर्स इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, राइट, अगर आप उनको यूनिवर्सिटीज अगर आप इनको कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको बेनिफिट मिला जाता था, 100% आपको डिडक्शन मिल जाया करती थी, बट वो नहीं मिलेगी। इसी तरीके से 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस में आप अगर हो तो आपको जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उस पर 100% बेनिफिट मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा। CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में आपने जो भी खर्चा किया है कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर, आपको उसका बेनिफिट मिल जाया करता था, राइट। मेजरली कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही बेनिफिट होता है, बाकी रेवेन्यू तो पीजीबीपी में मिलता ही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो आप खर्चा किया करते थे वो बेनिफिट मिल जाता था, बट आपको ये बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, मतलब 35CCC का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। सो दीज बेनिफिट्स जो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल जाएंगे बट न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप आते हो तो नहीं मिलेंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर जो आपका बिजनेस है क्या ये डिडक्शंस ले रहा है या नहीं ले रहा है, और अगर डिडक्शन ले रहा है तो उसका क्वांटम कितना है, ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, राइट। अब देखो, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। आईएफओएस में जो आपको क्लबिंग, ये बोलते हैं कि जब भी अगर कोई माइनर की इनकम अगर होती है तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है, ठीक है ना। माइनर की इनकम होती है तो पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है, पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है तो उसको 1500 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 1032, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये उन्होंने उड़ा दिया। अर्लियर ईयर मतलब लास्ट ईयर ये था न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कि आपको सिर्फ फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, बट इस बार इन्होंने दे दिया, इस बार इन्होंने 2 डिडक्शन तो हमें दे दी, दया कर दी, मतलब थोड़ी दया कर दी, बोले जाओ यार जी लो अपनी जिंदगी, है ना। तो इस बार इन्होंने बोला भैया आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का दे देंगे, एक फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो 15,000 रुपए तक का जो डिडक्शन मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा, और अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए इसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट। अब देखो
सबसे बड़ी चीज, हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एटीसी से एटीयू में। अगर आपको आइडिया हो, चैप्टर 6 की डिडक्शन, सर हमारा इंश्योरेंस कराते हैं, हम एफडी में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वहां पे, राइट। इसी तरीके से हम सर अगर मान लो मकान पे लोन लिया हुआ है तो उसका किराया पे किराया क्या रहे, प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, यस करते हैं सारे खर्चे, तो उसका बेनिफिट हमें एटीसी में मिलता है। सर हमारा एम्प्लॉयर हमारा पीएफ काटता है, वो हमारा बेनिफिट मिलता है एटीसी में। सर वो सारे बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने मना कर दिया कि आपको एटीसी से लेके एटीयू मतलब चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 80CCD2 और 80JJAA, इन दो के अलावा आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी उन्होंने एक इंडियन आर्म फोर्स के लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो मैं भी बताने वाला हूँ बाद में, ठीक है ना। तो एक कनेक्ट होते हुए चलते हैं अपन सारा, ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। आपको चैप्टर 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा और कोई भी एटीसी से एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इवन हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, हम करते हैं ना, एटीडी में हम डिडक्शन लेते हैं। अगर मान लो एटीई के अंदर कोई एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन का भी बेनिफिट मिलता है डबल ई के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लिया है, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस पर भी बेनिफिट मिलता है, बट न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। दीज आर द ऑल द फैक्टर्स विच यू हैव टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग डिसीजन वेदर यू हैव टू मूव और नॉट, करेक्ट। चलो अब आ जाओ, अगला पॉइंट क्या था कि सर सरचार्ज, सर सरचार्ज हमने 37% नहीं 25% कर दिया। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़, तो 10% सरचार्ज लगता था। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पर टैक्स, ठीक है ना। एक सर्टेन परसेंटेज से जो भी आपका टैक्स आएगा उस पर 10% टैक्स लग जाएगा, टैक्स पर टैक्स, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तो 15%, करेक्ट। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो 25%, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। ये पहले हुआ करता था सरचार्ज, करेक्ट। ये ओल्ड में भी होता था, न्यू में भी होता था। अब ओल्ड में तो ऐसा का ऐसा ही है, ओल्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। इन्होंने जो चेंज किए, जो बेनिफिट दिए, मतलब जो भी इनको देने थे बेनिफिट, वो न्यू में दिए। साफ इंटेंशन क्लियर है। मेरे को लगता है आने वाले 1 या 2 सालों में उड़ा देंगे ओल्ड टैक्स रिजीम, खत्म ही कर देंगे। देखना जो इनका मूव हो रहा है ना, कि भाई पहले तो हमने साइमल्टेनियसली चला लिया 2 साल, अच्छा अब इस साल आए, हमने क्या कर दिया, बेनिफिट दे दिए और न्यू टैक्स रिजीम वालों को दिए। ओल्ड वालों को बोला पड़े रहो, बैठे रहो, ठीक है ना। ओल्ड वालों को एक भी बेनिफिट नहीं दिया, राइट। तो ओल्ड वालों में यही सरचार्ज लगेगा, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो सर ये आपका सरचार्ज खत्म हो चुका है। यहां इन्होंने बोल दिया कि 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ के ऊपर है तो 25%, दैट्स इट, सिंपल। 2 करोड़ के ऊपर है तो 25%, 37% स्लैब, 37% वाला सरचार्ज मामले उड़ा दिया। समझ आ रहा है आपको। सो उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। आगे आने वाले, मेरे को जो लगता है आगे आने वाले साल, 2 साल के अंदर जो बजट आएंगे, अगर मान लो मोदी गवर्नमेंट वापस आ जाती है तो यस उड़ा देंगे, ठीक है ना, उड़ा देंगे। बट दिस इज गुड मूव, गुड मूव, मैं ये नहीं बोलूंगा दिस इज गलत है, बहुत ही अच्छा मूव है और ऐसा होना चाहिए। आज की जो यंग क्राउड है, इवन आज अब हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, अब वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इन केस ऑफ पॉपुलेशन, राइट। और 50% जो क्राउड है दैट इज यूथ क्राउड है, मेजोरिटी क्राउड, मेजोरिटी जो क्राउड है यूथ है ना। और यूथ का यार क्लियर है यार कि ये हम फालतू के झंझटों में उलझना नहीं चाहते, बहुत क्लियर कट है, सीरियसली। दीज आर द एनालिसिस, और जो मेरा डिस्कशन होता है, जब मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ ना, तो मैं जब उनसे डिस्कशन करता हूँ ना, दीज आर द रियल फैक्टर्स। वो ये बोलते हैं कि यार ये फालतू की चीजें हैं, फालतू की चीजें, ये लाओ वो लाओ ये लाओ ये लाओ, और ये लाने के चक्कर में आदमी गलत काम करना शुरू कर देता है। सो गवर्नमेंट को सब पता है कि आदमी का क्या हो रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या माइंड में चल रहा है। सो उन सभी इंटेंशन को कंसीडर करते हुए ही इन्होंने ड्राफ्ट किया है। ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं है, वो आया बनाया कुछ भी कर दिया, नो, प्योर साइंटिफिक बेसिस पे है। चलो, सो मैं इस चीज को बोलूंगा दिस इज गुड यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अच्छा, ये बोलता है कि जो पहले आपको लीव सैलरी जो 3 लाख रुपए तक का हुआ करता था, एग्जाम्प्ट आपका है ना, आपको लीव सैलरी मिलती है, इनकैशमेंट ऑफ द अर्न लीव्स, उसमें आपको 3 लाख रुपए मैक्सिमम हुआ करते थे। तो पुराने टाइम से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। इन्होंने बोला यार 3 लाख से उठा गया एग्जाम्पशन से, भाई है गलत है ये तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ये मतलब ये अमेंड करके 25 लाख की लिमिट कर दी है इसकी। इट इज प्रपोज टू इशू नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड द लिमिट ऑफ 25 लाख। मतलब ये दीज आर द प्रपोज, जब तक आपका दिस इज द बजट है, जब तक फाइनेंस बिल नहीं बन जाता वी कैन से प्रपोज, बट यस टेंटेटिवली मान के चल सकते हैं कि यस दीज आर द अमेंडमेंट्स जो कि इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर।
यानी आपको कोई भी डाउट लगे इससे रिलेटेड, यस यू कैन कनेक्ट मी, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको सेक्शन 43B की बात बताऊं तो पहले आप समझो, डिपार्टमेंट ना सोचता भी है, ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट अपनी सोचता है, जरूर डिपार्टमेंट अपनी तो सोचता ही है, लेकिन दूसरों की भी सोचता है। डिपार्टमेंट देखो 43B क्या रेस्ट्रिक्शन, अगर आपको आइडिया हो 43B का रेस्ट्रिक्शन होता है क्या है पता है आपको? सर जब आप पीजीपीपी अपना पी&एल अकाउंट बनाते हो, जब आप अपना पी&एल अकाउंट बनाते हो वहां पे आप खर्चे दिखाते हो, करेक्ट, आप खर्चे दिखाते हो, दिस इज डेबिट साइड और दिस इज, यहाँ पे आपकी इनकम आती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो आपका इनकम प्रॉफिट आता है और वो प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, एज ए पीजीबीपी हेड आपका वो प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, करेक्ट। आपकी कभी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, आपका पी&एल अकाउंट में इनकम लिया जाता है, उस इनकम को कमाने के लिए आपने जो खर्चे किए वो लेस किए जाते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है दैट विल बी टैक्सेबल एज ए पीजीबीपी, करेक्ट, प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रॉफिशन। अब ये बोलते हैं सर आपका एक्सपेंसेस होता क्या है सर, या तो अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस, या कैश बेसिस, राइट। आप बोलते हो सर नहीं 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 मैं तो अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करता हूं अपनी बुक्स, मतलब खर्चा इंकर्ड कर दिया हो, पेमेंट हुआ या ना हुआ इररिलेवेंट, सर मुझे अलाउड हो जाएगा, मुझे अलाउड हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हो, मान लो मैंने माल खरीदा, मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, बट एज ए परचेज मैं उससे दिखा के उसका बेनिफिट ले लूंगा, मैंने भले उसको सामने वाले को पेमेंट किया नहीं किया, मैं तो उसका बेनिफिट ले लूंगा बेस्ड ऑन दी अक्रूवल बेसिस, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर केसेस में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया, भैया हमको अगर तुम कोई भी पेमेंट करोगे, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमें अगर तुम कोई भी टैक्सेस इंटरेस्ट वगैरह हमें कुछ भी पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को, तो भैया वो तुम्हें अलाउड तभी होगा अपने पी&एल अकाउंट में जब तुमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया, ठीक है ना, सॉफ्ट बोल दिया ना, 43B में बोल दिया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। फिर गवर्नमेंट को चिंता थी एम्प्लॉयज की, कि यार एम्प्लॉयज के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो अगर मान लो एम्प्लॉयर बोनस, कमीशन, है ना, लिव इनकैशमेंट ये कुछ दे रहा है और उनके स्पेसिफिक फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पर इन्होंने बोल दिया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये जो बोनस, कमीशन, पेंशन और अप्रूव्ड फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो भैया अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दो तो ही आपको अलाउड होगा, ठीक है। तो यहां उन्होंने एम्प्लॉयज को भी प्रोटेक्ट किया और इसी तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो लोन दे देते थे। अब मान लो बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, है ना, लेट्स अज्यूम भारत इंडस्ट्रीज ने 10 करोड़ का लोन लिया। अब 10 करोड़ का लोन लिया, अब उस पर साल भर का मान लो 1 करोड़ का ब्याज बनता है, तो भारत इंडस्ट्रीज ने अपने पी&एल अकाउंट में दिखा दिया 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट, सर खर्चा है सर मेरा, सर पे तो किया ही नहीं, अरे नहीं नहीं सर खर्चा है ना, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड होगा। तो यहाँ डिपार्टमेंट ने बोला भैया देख, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, तुम उनको पे नहीं करोगे तो डूब जाएंगे। तुम सोचो, तुम तो यहाँ पे खर्चे का बेनिफिट ले रहे हो, राइट, बट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी इनकम में दिखा रहा है जो इसको मिली नहीं है और उस पर टैक्स पे कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि भैया अगर तुमने 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहे हो ना, ये तुम्हें तभी मिलेगा, ऐसे खर्चा तुम्हें तभी अलाउड किया जाएगा जब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले तुमने पे कर दिया हो। अगर मान लो तुमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे नहीं किया तो ये खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर इन्होंने प्रोटेक्ट किया, 43B में प्रोटेक्ट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने प्रोटेक्ट किया है एमएसएमई को, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट किया है। होता क्या है, जैसे इवन मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूं, जब हम जब किसी वेंडर से सर्विसेज लेते थे, मान लो छोटा वेंडर है, ठीक है, सर्विसेज ले ली, मान लो हमने उसका पेमेंट होल्ड कर लिया, नहीं करेंगे तेरे को पेमेंट, ले क्या करे, वो छोटा वेंडर है, वो काम कमाएगा कैसे, छोटा वेंडर है वो, एमएसएमई में आ रहा है, वो कमाएगा कैसे, अगर हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे वो अगले महीने का रोटेशन ही नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर एमएसएमई को उनकी स्पेसिफाइड टाइमलाइन में अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हें 43B में कवर कर लिया जाएगा। अगर तुम एमएसएमई को उनके स्पेसिफाइड टाइमलाइन में पेमेंट नहीं करते हो, स्पेसिफाइड टाइमलाइन उन्होंने अराउंड जो होती है दैट इज 45 डेज होती है इनवॉइस डेट से, अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप पे नहीं करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट भी नहीं है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट भी नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसको। इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट to micro and small enterprises, it is proposed to include payment made to such enterprises within the ambit of 43B of the Act. Thus, the deduction of such payment would be allowed only when the actually paid. जब आपको actually pay कर दोगे तब आपको deduction मिल जाएगा।
जैसे हमने यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस ईयर में अक्रूवल बेसिस पे आप अलाउड नहीं कर सकते, या इन्होंने क्या बोला, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दो तो आपको अलाउड हो जाएगा, नहीं तो जिस ईयर में आप पे करोगे उस ईयर में अलाउड होगा, तो सेम वो भी यहाँ पर हो जाएगा। इट विल बी अलाउड ऑन द अक्रूवल बेसिस ओनली इफ द पेमेंट इज विद इन द टाइम मैंडेटेड। ये कहता है जो एमएसएमई का जो टाइम लिमिट होती है ना, वो 45 डेज की होती है, अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो, राइट, तो ये आपको अलाउड हो जाएगा, तो आपको अलाउड हो जाएगा। एमएसएमई के केस में इनको प्रोटेक्शन है कि इनको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, अगर डिले पेमेंट होता है ना, इनको इंटरेस्ट भी पेमेंट किया जाता है। इवन हम भी जब हम हमारी कंपनी के अंदर एक सेपरेट लिस्ट बनाया करते थे कि दीज आर एमएसएमई, हम उनसे डिक्लेरेशन लिया करते थे वेदर दे आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई और नॉट। अब उनका डिक्लेरेशन आता था कि यस दे आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, तो हम उसकी एक वर्किंग करते थे, भैया देख तेरा इनवॉइस इस दिन आया, तेरा हमने पेमेंट इस दिन किया, अगर हमने डिले पेमेंट किया तो ले भैया तेरे को हम इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है ना। सो ये चीजें आपको कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी। चलो अब आता है अग्निपथ स्कीम, व्हाट इज दिस? यस बोलिए, अब हम आते हैं अग्निपथ स्कीम पर। यस, तो अग्निपथ स्कीम में देखो क्या है, यहां पे इन्होंने क्या किया है कि कॉर्पस, अग्निवीर कॉर्पस, ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो अग्निवीर्स होते हैं स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के लिए एक स्पेसिफिक कॉर्पस बनाया गया कि भैया आप उसमें कंट्रीब्यूट करो, एक स्कीम बनाई गई अग्निपथ स्कीम, और एक कॉर्पस जिसे हम बोलते हैं सेवानिधि फंड, सेवानिधि फंड बोला जाता है, तो ये बोलते हैं आप उस फंड में कंट्रीब्यूट करो, एक सर्टेन परसेंटेज है आपकी इनकम का वो कंट्रीब्यूट करो, जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब आपका उस फंड के अंदर पैसा एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर ए सर्टेन ड्यूरेशन वो पैसा आपको पे कर दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला जब ये पैसा आपको पे किया जाएगा तो वो आपका सेक्शन 10(12)(c) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सेक्शन 10(12)(c) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये कहता है ये जो पैसा आपको मिलेगा ना वो आपका 10(12)(c) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और साथ में आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे इक्विवेलेंट जैसे पीएफ की जैसे हो गया ना कि आपका पीएफ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और उतना ही पीएफ आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और पीएफ का भी आपको बेनिफिट मिलता है, डिडक्शंस मिलता है एटीसी से एटीयू के अंदर, राइट। वैसे ही इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 80CC(H), 80CC(H), वहां पर उन्होंने बोला कि आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब जो अग्निवीर है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस उसके लिए जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, यस आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, पूरा डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां आपको समझ में आ गया। अब ये कहता है जो पहला आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वहां आपको 80CC(H) में बेनिफिट मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, राइट, ये आपका सेक्शन 17 में आ जाएगा, सेक्शन 17 में आ जाएगा, एज ए परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन आपको वापस बेनिफिट मिल रहा है 80CC(H) के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। पहला आपको जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूशन करते जाओगे उस सेवानिधि फंड के अंदर तो आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है 80CC(H) के अंदर, और जब आप उसमें से पैसा निकालोगे सर्टेन टाइम, जब आपको पैसा मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, तो वो आपका 10(12)(c) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर क्या ये न्यू टैक्स रेजिम में भी बेनिफिट मिलेगा क्या? अभी आपने बताया था, मैंने आपको बोला था ना, मैं बताने वाला हूँ 80C से 80U में आपने बताया था सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 और 80JJAA, सर यही न्यू टैक्स रेजिम में मिलते हैं सर, अभी आपने बताया था सर। तो सर ये वाला नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, राइट, ये भी मिल जाएगा। जो न्यू सेक्शन आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, यस, न्यू CC(H), ये बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी 80C से 80U का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर। अग्निपथ स्कीम का कहाँ कहाँ पर इंपैक्ट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, किन किन के लिए इंपैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब आते हैं रिलीफ टू शुगर कोऑपरेटिव फ्रॉम द पास्ट डिमांड। रिलीफ शुगर कोऑपरेटिव्स को इन्होंने बेनिफिट दिया है कि भाई तुम्हारी अगर कोई पास्ट डिमांड थी रिलेटेड टू परचेज ऑफ मटेरियल, जो आपको पहले डिडक्शन नहीं दिया गया, ड्यू टू सम रीजन आपको पहले वो डिडक्शन नहीं दिया गया था, ये बोलते हैं अब आप एओ को वापस रिक्वेस्ट कर दो, अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन कर दो, जो भी प्रोसेस है उसके रूट आउट, आपको वो डिडक्शन जो पहले नहीं दी थी परचेज ऑफ द मटेरियल, देखो वो आपको मिल जाएगी। इट इज प्रपोज्ड दैट द शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द ईयर प्रायर टू द असेसमेंट ईयर 16-17 इफ एनी डिडक्शन क्लेम्ड फॉर द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेज ऑफ शुगर हैज बीन डिसअलाउड। ये कहता है आपने जो परचेज किया था शुगर का, वो जो खर्चा आपका डिसअलाउड कर दिया गया था, ठीक है ना, डिसअलाउड कर दिया गया था, वो खर्चे का आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन में बी मेड टू द एओ, आपको एओ को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। कौन से खर्चे? AY 16-17 के पहले, AY 16-17 प्रायर टू AY 16-17, ठीक है ना, 16-17 के पहले के जो खर्चे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ शुगर सॉरी, वो आपके अगर डिसअलाउड हो चुके हैं तो आप एओ को रिक्वेस्ट करो, एओ को एप्लीकेशन करो। हु शैल रिकम्प्यूट द इनकम फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आफ्टर अलाउइंग सच डिडक्शन,
जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्म्स किए हैं या प्राइस फिक्स किए कि हम आपको इतना अलाउड कर देंगे एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, वो अलाउड कर दिया जाएगा और सच प्रीवियस ईयर वो आपका अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। मतलब एक बेनिफिट दे दिया है शुगर कॉपरेटिव्स को कि भैया तुम्हारा पहले जो एवाई 16-17 के पहले अगर तुम्हारे कोई परचेज किए थे तुमने रॉ शुगर के, वो जो तुम्हें डिसअलाउड हो चुके हैं उसका तुम्हें हम वापस बेनिफिट दे देंगे। बट इसके लिए आपको जो भी स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फुलफिल करनी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अलाउड होगा। ऐसा नहीं है सर सर आपने तो मेरा 1 करोड़ पूरा का पूरा डिसअलाउड कर दिया था, पूरा का पूरा नहीं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। बट यस दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट यार। पहले आपके मोटे खर्चे, परचेज ऑफ शुगर, दिस इज द मेजर एक्सपेंसेस, राइट। शुगर कॉपरेटिव अगर मान लो है तो उनका मेजर एक्सपेंसेस होता ही क्या है, रॉ मटेरियल परचेज। चलो नाउ अब ये बोलता है इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द कोऑपरेटिव टू विथड्रॉ कैश विदाउट टीडीएस। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, है ना। ये क्या है, तो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू विथड्रॉ कैश विदाउट टीडीएस। चलो अगर आपको आइडिया हो, सेक्शन 194N जो इंट्रोड्यूस हुआ था रिलेटेड टू कैश विड्रॉल, कि अगर मान लो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, वहां से अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, अगर मान लो अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो कितना, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका कैश विड्रॉल है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो 2% टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये बोला गया, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसिपिएंट है, यस 2% टीडीएस डिडक्ट होगा आफ्टर 1 CR। रिसिपिएंट मतलब जो विड्रॉ कर रहा है, रिसिपिएंट मतलब जो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। बट यहां पर एक चीज उन्होंने उस समय बोली थी कि यार अगर मान लो आपने, मान लो लेट्स अज्यूम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 23-24, अगर मान लो प्रीवियस ईयर 23-24, तो इसका ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल 2023 को। ये बोलता है कि ये जो ईयर स्टार्ट हो रहा है उस दिन आप देखो कि कौन से ऐसे प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर हैं जिनका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिनका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी है, एक्सपायर। ये कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को चेक करो कि कौन से ऐसे 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है जिनका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, कंटिन्यूअसली 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिनका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी है, राइट। अगर उनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी है 3 सालों की और आपने अगर 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया, राइट, अगर आपने 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया, तो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, सॉरी हाँ, बैंकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बैंकिंग बिजनेस, ठीक है ना, इनको बोला है कि भैया आप जो टीडीएस डिडक्ट करोगे कितना करोगे, ये कहता है 20 लाख से ज्यादा अप टू 1 CR 2% टीडीएस डिडक्ट करोगे। 20 लाख से जैसे ही ज्यादा विड्रॉल होता है, मतलब अगर मान लो जो विड्रॉ कर रहा है उसका आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ है तो 5% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। उन्होंने क्या बोला, 194N बता रहा हूं मैं आपको, 194N कहां कैश विड्रॉल आता है। कैश विड्रॉल में इन्होंने क्या बोला है कि अगर 1 करोड़ से, जनरल सिचुएशन, अगर आपने 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया है, सभी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ऑल नॉट एनी, ऑल, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, मान लो हो सकता है आपने 2 सालों का रिटर्न फाइल कर दिया, एक का नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अगर आपने 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया और इनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है एज ऑन 1 अप्रैल 2023, तो फिर आप इस लिमिट में आ जाओगे, तो फिर आप इस लिमिट में आ जाओगे, अदरवाइज आपको कोई इश्यू नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि भैया 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका कैश विड्रॉल हो रहा है तो 2% टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहां इन्होंने क्या बोला है कि कैश विड्रॉल मतलब कौन, जो पैसा रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट। इफ आई एम द रिसिपिएंट, मान लो भरत रुनीवाल इज द रिसिपिएंट, भरत रुनीवाल क्या कर रहा है, 1 करोड़ विड्रॉ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल करेगा 2% टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इन्होंने यहां पर इस बार चेंज कर दिया कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रही है 1 करोड़ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करेगी क्या होगा सर, 2% टीडीएस कट जाएगा, यही सोच रहे हो ना, नहीं, इन्होंने बोल दिया है कि अब इस 1 करोड़ को इन केस ऑफ कोऑपरेटिव 3 करोड़ पढ़ा जाए, 3 करोड़ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बस। तो ये देख लो, इट इज प्रपोज टू इनेबल द कोऑपरेटिव टू विड्रॉ कैश अप टू 3 करोड़ इन अ ईयर विदाउट टीडीएस, ठीक है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो हाँ जी, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला जो पॉइंट है वो ये बोलता है, सुनो, कि अगर मान लो
पेनल्टी फॉर कैश लॉ और ट्रांजेक्शन्स अगेंस्ट द प्राइमरी कॉपरेटिव्स। देखो, अगर आपको 269 के बारे में अगर आपको पता हो, वहां क्या होता है कि अगर आप किसी को कैश लोन दे रहे हो, कैश लोन दे सकते हो, कौन मना कर रहा है? हाँ, कौन मना कर रहा है सर? दे सकते हैं ना, बट दे सकते हो लेकिन 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अप टू 20 के दे सकते हो, 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आप 20,000 से ज़्यादा देते हो तो आपको 269 इम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना, आप नहीं दे सकते, मना कर दिया इन्होंने। और सेम जब आपने किसी को लोन दिया है तो वो रीपेमेंट करता है, वो जब रीपेमेंट करता है तो सिर्फ 269 बोलता है भैया रीपेमेंट भी 20,000 से ज़्यादा आप कैश में नहीं कर सकते, आपको अकाउंट पे चेक के रूट आउट ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अकाउंट पे चेक, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है उसी के रूट आउट आप पे, है ना, जो प्रिस्क्राइब मोड है उसी के रूट आउट आप पे करो, आप कैश में नहीं कर सकते सर, आप कैश में नहीं कर सकते। अब इन्होंने यहां बोला है कि सर प्रॉब्लम आ रही थी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज थी या जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो बोल रहे थे सर हम वी आर इन द रूरल एरिया और हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं सर, 20,000 से बहुत लिमिटेड अमाउंट है, किसान आदमी है, उसके पास ना तो कोई बैंक अकाउंट बराबर से मेंटेन करता है, ना वो ट्रांजेक्शन करना जानता है, सर इनके लिए थोड़ा सा हमें रिबेट दिया जाए। डिपार्टमेंट को जब ये चीज़ पता पड़ी कि हाँ यार दीज आर द जेन्युइन प्रॉब्लम, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनके केस में इन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे केस में टेंशन मत लो, 20,000 के लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की लिमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक चीज ये ध्यान रखना, 269 के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जनरली क्या होता है 20,000 से ज्यादा ना तो आप लोन दे सकते हो ना उसका रिपेमेंट होना चाहिए इन कैश, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड होना चाहिए, मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट हो गया, बैंक डीडी हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है ऑनलाइन पेमेंट है उससे ही होना चाहिए, ठीक है ना, उसी से होना चाहिए। लेकिन यहां बेनिफिट दे दिया कि अगर मान लो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है तो उनको 20,000 की लिमिट नहीं है, उनके केस में 2 लाख रुपए तक का लोन वो दे सकते हैं कैश में, और रिसीव जब रिपेमेंट करने वाला, जब जिसको लोन दिया, मान लो किसान आदमी को इन्होंने लोन दिया 2 लाख रुपए तक का दे सकते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। अब ये जो किसान रिपेमेंट करेगा तो 2 लाख रुपए तक कैश में कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ये चीज ध्यान। आई होप दिस इज क्लियर। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। It is proposed to amend 269 of the Act to provide that where a deposit is accepted by the Primary Agriculture Credit Society or Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank from its member, or loan taken from the Primary Agriculture Credit Society or Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank by its member in cash, अपने मेंबर से, ठीक है ना, no penal consequence would arise, कोई पेनल कंसिक्वेंसेज अराइज नहीं होंगे अप टू 2 लाख तक, ठीक है ना। पहले 20,000 की लिमिट थी, अब उसे 2 लाख रुपए कर दिया है। इफ द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट इन कैश इज लेस देन 2 लाख, ठीक है। फर्दर 269 क्या बोलता है, भैया जिसको लोन दिया वो अगर रीपेमेंट कर रहा है तो वो 20,000 से ज्यादा कैश, 20,000 तक कैश में रीपे कर सकता है, उससे ज्यादा कैश में रीपे नहीं कर सकता है। बट यहां पर बेनिफिट दे दिया कि 2 लाख रुपए तक कैश में रीपे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। is proposed to amend to provide where the deposit is repaid by the Primary Agriculture Credit Society or Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank to its member, or such loan is repaid to Primary Agriculture Credit Society or Primary Cooperative Rural Development Bank, तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, रिलीफ टू स्टार्टअप्स इन केस ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड इन सेटअप ऑफ लॉसेस। पहले अगर आपको आइडिया हो, पहले एक स्टार्टअप्स में 7 साल का बेनिफिट दिया जाता था, जो एलिजिबल स्टार्टअप थे ATIAC के, उनको ये बोला जाता था कि भैया आपको 7 साल तक का जो लॉस है आप उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट अब उस 7 साल को 10 साल बढ़ा दिया गया है। दिस इज द ईयर में यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, 7 साल की जगह उसे 10 साल कर दिया गया है, ठीक है ना। एक कंडीशन वहां अगर आपको अगर पता हो इसके बारे में, तो सेक्शन 79 वहां पर क्या था कि 51%, अगर मान लो आपके 51% शेयर होल्डर जो लॉस के समय, जब आपको लॉस हुआ था, लॉस के समय जो शेयर होल्डर थे शुड बी द सेम, है ना, शुड बी सेम होने चाहिए जब आप लॉस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये कंडीशन थी। अब इन्होंने उस कंडीशन को थोड़ा सा लिबरल दिया, उन्होंने क्या बोल दिया कि 51% का देखने की जरूरत नहीं है, ऑल द शेयर होल्डर शुड बी सेम, बस ऑल द शेयर होल्डर शुड बी सेम, 51% का कोई लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले तो बोलते थे 51%, ये बोलता है वो शेयर होल्डर जिनके पास 51% शेयर होल्डिंग है, ठीक है ना, शुड बी सेम,
बट इन्होंने वो 51% को हटा दिया, उन्होंने बोल दिया कि ऑल द शेयर होल्डर शुड बी सेम, और एक चीज इन्होंने डाल दी कि उसको 7 साल पहले क्या था कि आपका इनकॉर्पोरेशन से लेकर 7 साल तक के जो लॉस है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, बट अब इन्होंने बोल दिया 7 साल को 10 साल। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो कोई इसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बस 7 साल से 10 साल आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ये बोलता है एलिजिबल स्टार्टअप्स, वही ATIAC के जो एलिजिबल स्टार्टअप्स थे पहले 2023 हुआ करता था, उसे बढ़ा के 2024 कर दिया। वो था 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2023 तक, उसे एक्सटेंड कर दिया, 2024 कर दिया, ये देखो, ठीक है ना। शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ये बोलता है कि सर्टेन स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर सम टैक्स बेनिफिट इफ दे आर इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1 अप्रैल 2023। पहले ये था, अब उन्होंने कर दिया बिफोर 1 अप्रैल 2024। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब ये लेके आए गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स। ये बोलते हो अगर आप क्या कर रहे हो, गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करते हो, यस, तो इन्होंने बेनिफिट दे दिया कि अगर आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करते हो तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 47 में इन्होंने लिख दिया कि इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है, और वाइस वर्सा। अब ये बोलता है कि अगर मान लो फ्यूचर में आप इसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को जब से गोल्ड से आपने इलेक्ट्रिक गोल्ड में कन्वर्ट तो कर लिया, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है, बट आप फ्यूचर में इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को अगर आप सेल करते हो तो व्हाट विल बी द कॉस्ट। सेल प्राइस तो हमें पता है, जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा हूं दैट इज द सेल प्राइस। अब कैपिटल गेन निकालना है तो कॉस्ट पता होना चाहिए ना। तो सेक्शन 49 में इन्होंने लिख दिया व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो सेक्शन 49 में इन्होंने लिख दिया कि भैया ये गोल्ड जो आप बेच रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जो बेच रहे हो ना, डिराइव किससे हुआ है, गोल्ड से, तो उस गोल्ड की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट IFSC का जो इन्होंने पॉइंट दिया है, इंसेंटिव्स टू द IFSC, देखते हैं ये वाला इंसेंटिव टू IFSC। यहां पर देखो क्या है, यहां पर जो बेनिफिट दिया गया है, यहां पर इन्होंने क्या बेनिफिट दिया है कि अगर रिलोकेशन ऑफ फंड टू IFSC हैज सर्टेन टैक्स एग्जम्पशंस, ठीक है ना, इफ द रिलोकेशन इज बिफोर 31/3/2000। ये बोलता है अगर मान लो रिलोकेशन ऑफ फंड्स टू IFSC अगर 31/3/2023 के पहले पहले हो जाता है तब तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब उस 31/3/2023 को बढ़ा के इन्होंने 31/3/2025 कर दिया है, तो ये इन्होंने एक प्रपोज कर दिया है यहाँ पर। दूसरा एक ये बेनिफिट हो गया, इसके अलावा एक बेनिफिट उन्होंने और दिया है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड बेनिफिट। फर्दर एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, समझना, एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम फ्रॉम द ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, हम इसे बोल सकते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ODI, ठीक है ना, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये बोलता है कि अगर आपका ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है, NR यूनिट होल्डर्स, NR का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, ठीक है ना, ये कहाँ करते हैं, IBU में, IFSC बैंकिंग यूनिट के अंदर जो ODI होते हैं वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। वो इन्होंने क्या करा है, पहले इस बार पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूं कि कारण क्या रहा है। फर्दर एनी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम द ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंटर्ड इनटू विद ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है ना, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो IFSC में है तो इसे IBU बोलेंगे, IFSC बैंकिंग यूनिट, ठीक है ना, ऑल्सो प्रपोज टू बी एग्जेम्प्ट, वो 10(4)E में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 10(4)E में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। देखो होता क्या है, NR यूनिट होल्डर्स, NR क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ODI के अंदर, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये IFSC IBU ऑफ द IFSC बैंकिंग यूनिट, ठीक है ना, IFSC बैंकिंग यूनिट के जो ODI है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो, अब IBU क्या करता है, ये जो पैसा इनसे आया है NR से, उसको कहां पर करता है, इंडियन सिक्योरिटी, जो परमिजेबल इंडियन सिक्योरिटीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। ये फर्दर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन परमिजेबल इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अब जब इसने परमिजेबल इन्वेस्ट, देखो IBU, NR से पैसा आया थ्रू ODI, किसके पास, IBU, IFSC बैंकिंग यूनिट, थ्रू ODI इन्वेस्ट, ठीक है ना, मतलब NR से पैसा आया IBU के पास थ्रू ODI, है ना, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये बोलता है कि IBU के पास जो पैसा आया, IBU मतलब IFSC बैंकिंग यूनिट, अब इसके पास जो पैसा आया इसने कहां इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज, जो परमिजेबल इंडियन सिक्योरिटीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब नो डाउट इंडियन सिक्योरिटी से जो इनकम आएगी वो IBU के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, कहां पर, 115 AD के अंदर, है ना, 115 AD में वो टैक्सेबल हो जाएगी, 115 AD में IBU के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहां जब IBU के पास वो टैक्सेबल हो गई और IBU वापस जब इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है NR को, बिकॉज NR इज अ होल्डर, ODI होल्डर है वो, तो NR को उसका इनकम
जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एनआर को वो इनकम टैक्सेबल हो रही थी, तो ड्यूल टैक्सेशन हो रहा था। देखो यहां से इनकम आई, उस पर आईबीयू ने टैक्स दे दिया 115 एडी में। अब जब यहां से आईबीयू से एनआर को जा रही है तो उसको टैक्सेबल हो रहा था, तो ड्यूल टैक्सेशन हो रहे थे। तो ड्यूल टैक्सेशन ना हो इसलिए उन्होंने 10(4)E में एग्जेम्प्ट कर दिया फॉर एनआर, कि अगर मान लो ओडीआई पर, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर, अगर आईबीयू से उनको कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एनआर को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट। चलो अब आता है एग्जेम्पशन टू द डेवलपमेंट ऑथोरिटीज एटसेट्रा, इन्होंने उनको भी बेनिफिट्स दिए हैं। इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन टू एनी इनकम अराइजिंग टू ए बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन नॉट बीइंग अ कंपनी which has been established or constituted by or under the central or state act with the purpose of satisfying the need for the housing, for planning, development, improvement of cities, towns, villages, regulating any activity matter irrespective whether it is carrying out commercial activity। इन्होंने बोला है कि अगर जो डेवलपमेंट ऑथोरिटीज हैं, अगर मान लो ये स्पेसिफिक जो पर्पस यहाँ पर बताए हैं उनमें एंगेज है, तो यस उनको बेनिफिट दे दिया जाएगा, उनको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी, राइट। चलो now come on the facilitating certain strategic disinvestment, राइट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आपको आइडिया हो तो गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर लेती है साथ में, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। चलो तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में देखो उन्होंने क्या किया है, फैसिलिटेटिंग सर्टेन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले होता क्या है एक्चुअली। अगर आपको आपने सुना होगा कभी डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, डिसइन्वेस्टमेंट एक बार मैं समझाता हूँ एक्चुअली क्या चीज़ है ताकि फंडामेंटली आपको मजा आए। एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, क्या डिफरेंस है, राइट, क्या डिफरेंस है, और एक होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो गया कि मान लो कोई पीएसयू है, एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है, अगर मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि यार कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग है, लॉस में है या उतना गेन नहीं कर पा रही है या डेप्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनको रीपे करने के लिए वो क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये फंड जो गवर्नमेंट के पास आता है इसे यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पर्पज, अगर मान लो गवर्नमेंट का कोई डेप्ट है तो उसके लिए, कंपनी से रिलेटेड अगर मान लो कोई डेप्ट है तो उसके लिए, पीएसयू से रिलेटेड अगर कोई डेप्ट है तो, राइट। और अगर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो होती है जो इंडियन गवर्नमेंट को करनी होती है, राइट, उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसके लिए मैं सेपरेट सेशन को भी बना दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट के जरिए बताइएगा, ठीक है। ये तो होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर अब डिसइन्वेस्टमेंट में होता क्या है, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं छोड़ती है, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं छोड़ती, मतलब ये समझ लो कि 49% शेयर्स, मान लो मैक्सिमम 49% तक अपना वो ट्रांसफर कर देती है, कंट्रोल उन्हीं का रहता है, ठीक है। ये तो होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, 51% से 51%, यहाँ देखो 51% आपका कंट्रोल वो अपना स्विच कर देते हैं, ठीक है ना, 51%, और दूसरा साइमल्टेनियसली अपना जो कंट्रोल है वो क्या कर देते हैं, वो स्विच कर देते हैं। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर अपना वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो वहां पर कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाता है और 51% जो शेयर होल्डिंग है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और प्राइवेटाइजेशन पूरा का पूरा कंपनी पब्लिक से जो है वो प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल वहां पर नहीं रहता। अब देखते हैं कि क्या है इसमें। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि यहां पर क्या सिचुएशन होगा। यस, तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आपको मैंने समझा दिया इन द प्राइवेटाइजेशन। बट यहां हमारे हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट की जो 51% की होल्डिंग थी उसको उन्होंने कम कर दिया, मतलब खुद की होल्डिंग को कम कर लिया। और मान लो यहां पर जैसे पहले हमने देखा था डिसइन्वेस्टमेंट, वहां पर क्या होता है 51% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास रहती है तो कंट्रोल भी उन्हीं का है। यहां पर क्या हो रहा है कि 51% होल्डिंग उनकी नहीं रहेगी, 51% होल्डिंग उनकी नहीं रहेगी क्योंकि वो ट्रांसफर कर देंगे और साथ में कंट्रोल भी वो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर मान लो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो देखिए, टू फैसिलिटेट सर्टेन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इट इज प्रपोज्ड टू अलाउ कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये बोलता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ वन और मोर बैंकिंग कंपनी विद एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन
और अ कंपनी सब्सिक्वेंट टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये बोलता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बाद में अगर मान लो कोई अमलगमीशन होता है तो कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया जा सकता है इफ सच अमलगमीशन टेक प्लेस विद इन 5 ईयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अगर उस 5 स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जब हुआ उसके 5 सालों के अंदर अगर ये अमलगमीशन हो रहा है तो यस अलाउ किया जा सकता है। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो प्रपोज टू मॉडिफाई द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। द डेफिनेशन है, डेफिनेशन में इन्होंने क्या था, पहले था अलोंग विथ कंट्रोल, अब शायद उस डेफिनेशन को थोड़ा सा ही चेंज करने का प्रपोज किया है कि 51% कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट वो भी ट्रांसफर किया है। तो यहां पर दिस इज द प्रपोज्ड। नाउ अब देखो 15% कंसेशनल टैक्स टू प्रमोट न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको वहां बताया था जब हम 115 बीएससी बोल रहे थे तो हमने देखा था ईओपी में कॉपरेटिव को उन्होंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। उन्होंने बोला था कि ईओपी एक्सक्लूडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उनको बेनिफिट दे दिया है, उनके लिए एक्स्ट्रा एक न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस कर दी है जहां पर उनको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे हम, अगर आपको कंपनीज के केस में न्यू टैक्स रेजिम में अगर आइडिया हो, कंपनीज के केस में अगर आपको आइडिया हो तो एक तो न्यू टैक्स रेजिम क्या है, एक तो 115 बीए, एक है 115 बीएए एंड एक है 115 बीएबी। तो जो कंडीशंस कंपनीज के लिए बीएबी में है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेटअप होनी चाहिए, राइट, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे बेनिफिट कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग को भी मिल जाएगा इफ दे आर इन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, इफ दे आर इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो, in order to promote the growth of the manufacturing in the cooperative sector, a new cooperative society formed on or after 1/4/2023 which commenced manufacturing और प्रोडक्शन बाय 31/3/2024, जिनका प्रोडक्शन कमेंस हो गया 31/3/2024 तक का, एंड डू नॉट अवेल एनी स्पेसिफिक इंसेंटिव और डिडक्शन, जो और कोई डिडक्शन और इंसेंटिव अवेल नहीं कर रहा है, इज प्रपोज टू अलाउड द ऑप्शन टू पे टैक्स कंसेशनल टैक्स रेट एट 15%, ठीक है ना। तो यहां पर उसने कंसेशनल टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। जैसे कंपनी के केस में क्या था, 15% था ना, तो जो कंडीशन बीएबी में एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे थी वो सारी की सारी कंडीशंस यहां पर इंपोज हो जाएगी। मतलब एक बेनिफिट दे दिया गया कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, उनको एक बेनिफिट दे दिया गया, ठीक है ना। चलो नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ईज ऑफ द कंप्लायंसेस। हाँ जी, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर न्यू टैक्स रेजिम जो इनके लिए आई है ना 115 बी ए ई, अगर आपको आइडिया है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बीएडी तो हुआ ही करता था, राइट। बट अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द मैन्युफैक्चरिंग हो तो बीएई न्यू टैक्स रेजिम इसमें आप आ सकते हो। दिस इज द ऑप्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस 15% वाला ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आते हैं ईज ऑफ द कंप्लायंसेस। ईज इन द क्लेम डिडक्शन और अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां पर पहले देखो, अगर आपको आइडिया हो तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ करते थे, जैसे आप रिपोर्ट बनाने का, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, मार्केट सर्वे हो गया, इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स हो गया, दीज आर द रिपोर्ट्स, ठीक है ना, या तो आप खुद से या बोर्ड जो कि नोटिफाइड हो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, पहले ये था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया है थोड़ा सा ईज करने के लिए, देखो बाय अ कंसर्न अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, पढ़ते हैं एक बार समझो। इन्होंने बोला था कि भैया देखो, एट प्रेजेंट for the claiming amortization of the preliminary expenses, the activity is to be carried out either by the assessee, project report, survey report, engineering report, अगर आपको आइडिया हो तो मार्केट सर्वे रिपोर्ट, करेक्ट, ये आपको या तो आप खुद से बनाओ और बाय कंसर्न या उस कंसर्न से ये लो विच इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है। अब उन्होंने इस चीज को रिमूव कर दिया, बोले ईज हो जाएगी आपकी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। In order to ease the process for claiming amortization of these expenses, it is proposed to remove the condition of activity in connection with these expenses to be carried out by a concern approved by the board. इसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना, ताकि ईज हो जाए, मतलब एक पहले ये था कि एसएससी या तो खुद से करे या उस कंसर्न से करे जो कंसर्न अप्रूव्ड है बाय द बोर्ड, बट अब इस चीज को रिमूव कर दिया, तो ईज कर दिया ताकि आप इजीली प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशंस कर सको और उससे बेनिफिट ले सको। फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सच एक्सपेंसेस बाय द एसएससी शैल बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये क्या, किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना होगा, इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, यस आपको रूल्स के अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम,
अभी हमने देखा था एमएसएमईज, तो जो एमएसएमईज हैं, राइट, हमने वहां देखा था एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 43B में उनके लिए बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप उनको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, राइट, तो आपको डिडक्शन का जो भी आप उन एमएसएमईज को जो भी पेमेंट कर रहे हो, जिस भी चीज का पेमेंट कर रहे हो, उसका खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब उन्हीं के बेनिफिट के लिए इन्होंने प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में भी बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है। प्रेजेंटिव में हम देखते थे कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, ठीक है ना, 2 करोड़ तक है, तो ये आप प्रेजेंटिव में आ सकते हो 44AD और 44ADA, 44AD और 44ADA, 44ADA फॉर द प्रोफेशनल्स, राइट, फॉर द प्रोफेशन। यहाँ पे क्या था कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपए तक है तो यस आप इसमें प्रेजेंटिव में आ सकते हो। अगर आप प्रेजेंटिव में आओगे तो होगा क्या, यहाँ तो क्या था 44AD में या तो 6% या 8% से आपका वो लगता था, इनकम मान लिया जाएगा, है ना, आपका टर्नओवर का 6% या 8% आपकी इनकम मान लिया जाएगा। यहाँ क्या होता था, आपका 50% विल बी योर इनकम, वो इनकम मान लिया जाएगा और इस इनकम पे टैक्स लग जाएगा, राइट। अब इन्होंने बेनिफिट दे दिया, इन्होंने बोल दिया कि आप प्रेजेंटिव में आ सकते हो अगर आपका टोटल रिसीविंग का, टोटल जो कैश रिसीविंग है, कैश रिसीविंग टोटल रिसीविंग के 5% से ज्यादा नहीं है। कैश रिसीविंग, सुनना, कैश पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कैश रिसीविंग जो है वो टोटल रिसीविंग के 5% से ज्यादा नहीं है, तो आपकी जो लिमिट है 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ कर दी जाएगी और 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये एक बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया गया इन केस ऑफ प्रेजेंटिव, ठीक है ना। चलो, एक्सटेंडिंग द स्कोप फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट लोअर रेट और निल रेट। चलो इसको अब अपन डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया स्कोप, इन्होंने स्कोप एक्सटेंड कर दिया। पहले क्या था वो हम देखते हैं एक बार। एक्सटेंडिंग द स्कोप फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट लोअर रेट और निल रेट। यहां पर देखो क्या किया, मैं बताता हूं। देखो पहले अगर आप 197 देखोगे तो वहां पर ये दिया गया था ऑप्शन कि अगर आपके केस में ऐसी कोई ऑप्शन था कि अगर मान लो वो लोअर टैक्स का डिडक्शन ले सकता था, सर्टिफिकेट ऑफ द लोअर टैक्स और नो टैक्स, ठीक है ना, बट वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में था, जैसे 192, 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194E नहीं आता है, F नो, 194G, 194H, 194I, 194J, 194K, इनके केस में आप लोअर टैक्स रेट या नो निल टैक्स रेट का डिडक्शन ले सकते थे एज पर 197, है ना, ले सकते थे इफ यू आर सेटिस्फाइड, राइट। एक और भी है 194L, 194LA, राइट, 194LA, 194LBB, 194LBC, 194M, 194M, 194O और 195। इन सेक्शन के केस में आप क्या कर सकते हैं, लोअर रेट पे जा सकते थे, ठीक है। अभी इन्होंने LBA को भी इंक्लूड करवा दिया कि LBA के केस में पहले आप नहीं जा सकते थे, ट्रस्ट वाला था, ठीक है ना, ट्रस्ट जो TDS डिडक्ट करता है, बट यस ट्रस्ट के केस में ये बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता था, बट यस अब आप जा सकते हो, ठीक है ना। बिजनेस ट्रस्ट के केस में था ये कि बिजनेस ट्रस्ट अगर पेमेंट करती है तो LBA में TDS डिडक्ट करेगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर लोअर रेट में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 197 में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द लोअर रेट या मिडिल रेट पे। तो इस एक्सपांड स्कोप जो स्कोप है थोड़ा एक्सपांड कर दिया है। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट, द वाइडिंग एंड डीपनिंग द टैक्स बेस एंड एंटी अवॉइडेंस। चलो ये अपन देखते हैं, इट्स रिलेटेड टू कुछ सेक्शन है, रिलेटेड टू सेक्शन 9, ठीक, जो अभी हम देखते हैं। यस हाँ जी अभी अपन डिस्कस करते हैं वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस एंड एंटी अवॉइडेंस, राइट। हाँ जी, ये क्या है, अब इसमें क्या प्रोविजंस है, क्या अमेंडमेंट्स आए, वो एक बार अपन देख लेते हैं। देखो पहला इन्होंने क्या बोला है, इट इज प्रपोज्ड टू एक्सटेंड द डीम्ड इनकम accrual provisions relating to sum of money exceeding 50,000 rupees। समझना इसको, मैं बताता हूं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको एक डीमिंग प्रोविजन हुआ करता था, सेक्शन 9 डीमिंग प्रोविजन, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है ना। उन्होंने उसका स्कोप एक और थोड़ा सा बढ़ा दिया। उन्होंने क्या कर दिया, सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंट टू एन
RNOR, ये कहता है 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर किसी RNOR को, अगर किसी रेजिडेंट से अगर कोई अमाउंट या गिफ्ट रिसीव्ड होता है जिसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भैया डीम टू अक्रूअल राइज इन इंडिया माना जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, सुनो। यहां पर पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको आइडिया हो सेक्शन 9 क्या बोलता है, इनकम डीम टू अक्रूअल राइज इन इंडिया, है ना। क्या क्या केसेस थे, पहला ये कहता है इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, और कैपिटल गेन ऑन कैपिटल असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया और डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब भले ही सिचुएटेड इंडिया में ना हो बट डीम्ड टू बी इंडिया में सिचुएटेड मान लिया गया। वोडाफोन वाला केस जो था ना, उसके कारण ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, तो इनकम डीम्ड टू अक्रूअल राइज इन इंडिया बोला जाएगा। बोले देखो समझो इस चीज को, ये बोलता है इस छोटी सी चीज को समझाने के लिए मैं आपको पूरा सेक्शन 9 बता रहा हूं ताकि क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो यार, है ना। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो रिलेवेंट अमेंडमेंट है वो देखा और काम खत्म, नहीं, आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहां क्या पिक्चर थी और उस पिक्चर में उसका रूल क्या है। सेक्शन 9 इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया, ये बोलता है कि अगर बिजनेस कनेक्शन है तो इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ये बोल रहा है अगर आपकी इनकम भारत के बाहर अक्रू और राइज हो रही है बट उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, या जिस कारण से आपको वो इनकम मिल रही है उसका सोर्स इंडिया में है, या जो कैपिटल गेन हो रहा है वो असेट्स इंडिया में सिचुएटेड है या डीम्ड इंडिया में सिचुएटेड है, तो क्या हो जाएगा डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो आपने सर्विस रेंडर्ड करी है, सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, आपने अगर कोई भी सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आपने कोई इंडिया में सर्विसेज दी उसके लिए जो भी पेमेंट मिलता है दैट इज आल्सो डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। इसी तरीके से अगर आप इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इंडियन सिटीजन हो, ठीक है ना, अब आपको सरकार ने सैलरी पेमेंट किया है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, आप भारत के बाहर सर्विसेज दे रहे हो, उसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट ने अमाउंट पे किया है, वो भी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया बोला जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने क्यों बोला है ये, बोले इवन दो दीज आर द इनकम अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, अगर आप एनआर हो तो शायद आपकी टैक्सेबल होगी नहीं, अगर आप आरएनओआर हो तो शायद आपकी टैक्सेबल होगी नहीं, बट अगर आप इन सिचुएशंस में कवर हो जाते हो तो इसे डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा और आपके लिए वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल, मतलब इंडियन इनकम बोल दिया जाएगा। सेक्शन 9 मतलब ये बोलता है कि भैया इंडियन इनकम बोल देंगे, हम इसको इंडियन इनकम बोल देंगे। इंडियन इनकम मतलब क्या होता है, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए। ड्यू हो जाए मतलब इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अगर कोई भी इनकम इंडिया में, इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अगर आपकी कोई इनकम जनरेट होती है दैट इज ड्यू इन इंडिया, या तो इंडिया में ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए। अगर मान लो ड्यू आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया तो वो फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, करेक्ट। तो इन्होंने क्या करा, स्कोप बढ़ा दिया, नॉन रेजिडेंट के लिए वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बट इन्होंने बोला कि अगर नॉन रेजिडेंट या आरएनओआर को जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा है टैक्स बचाने के पर्पज से, आजा भैया सेक्शन 9 में तेरे को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उन्होंने बोला तेरे को हम सेक्शन 9 में कवर कर लेंगे, तो सेक्शन 9 में उन्होंने कवर कर लिया कि भैया तुम अगर मान लो इवन दो दिस इज द फॉरेन इनकम बट उसका इंडिया से अगर कोई कनेक्शन है तो इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इंडियन इनकम माना जाएगा और इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलता है, मान लो एनआर को या आरएनओआर को जो भी डिविडेंड मिल रहा है डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ऐसे बोल दिया ड्यू इन इंडिया माना जाएगा। देखो रेजिडेंट की तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है तो उसके लिए कोई पर्पज ही नहीं है, मेजरली बनाया ही इसी उन्हीं के लिए है जिनकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही है और वो जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से रॉयल्टी, इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको मिलता है गवर्नमेंट से, रेजिडेंट से या एनआर से, तो सम स्पेसिफिक सिचुएशन से, उस केस में वो डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया बोला जाएगा। फिर इन्होंने क्या करा था, 1 जुलाई 2019 से इन्होंने एक पॉइंट इंसर्ट किया कि अगर मान लो कोई भी रेजिडेंट किसी एनआर को, एनआर लिखा था इन्होंने, सिर्फ एनआर लिखा था, एनआर को अगर गिफ्ट देता है और उसकी जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, राइट। ये बोलता है अगर कोई रेजिडेंट एनआर को गिफ्ट देता है, राइट, मगर मान लो आप ओबामा साहब से मिलने गए यूएस में और आपने उनको 2 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो ओबामा साहब के टैक्सेबल हुआ नहीं करता था,
बट 1 जुलाई 2019 के बाद में अगर आप गिफ्ट देते हो ना साहब, तो ओबामा साहब के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब इन्होंने इस बार क्या किया, एनआर को तो उन्होंने कवर कर ही लिया था, इस बार इन्होंने RNOR को भी कवर कर लिया, ठीक है ना। हमने देखा था रेजिडेंट या तो इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, करेक्ट। रेजिडेंट होता है तो ROR या RNOR, राइट। तो RNOR को भी इन्होंने यहां कवर कर दिया। ROR के लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, ROR के लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, RNOR के लिए वो फॉरेन इनकम ही टैक्सेबल होती है जिसका बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अदरवाइज टैक्सेबल होती नहीं, करेक्ट। इसीलिए इन्होंने RNOR को भी यहां पर कवर कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। सो अमेंडमेंट का इफेक्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब मजा आएगा। अगला इन्होंने क्या बोला, इट इज प्रपोज टू omit द प्रोविजन ऑफ अलाउड टैक्स exemption टू न्यूज एजेंसी सेटअप इन इंडिया solely फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज। अच्छा, अब देखो, अगर मैंने आपको ये जो बिजनेस कनेक्शन बताया था, यहां पे मैंने बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बताया था। बिजनेस कनेक्शन अपन ने जब भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में क्या होता है, देखो, एजेंसी रिलेशनशिप। अगर मान लो आपका एजेंसी रिलेशनशिप है या आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो हम बोलेंगे साहब दिस इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बट कुछ एक्सेप्शन थे जहां बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं बोला जाता था। क्या क्या एक्सेप्शंस थे, क्या क्या एक्सेप्शंस थे, बोलो। पहला एक्सेप्शन आपका ये था कि अगर सर आप परचेज जो कर रहे हो इन इंडिया 100% पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करने वाले हो, सो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, है ना। बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा तो इनकम डीम टू अक्रूवलाइज इंडिया नहीं बोली जाएगी, राइट। दूसरा क्या था कि सर आप न्यूज कलेक्ट कर रहे हो इंडिया में जो ट्रांसमिट होगी आउटसाइड इंडिया, न्यूज कलेक्शन विच ट्रांसमिट आउटसाइड इंडिया। तीसरा, सर आप सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूटिंग कर रहे हो आप इंडिया में, है ना, शूटिंग कर रहे हो इंडिया में जो बाहर चलने वाली है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। चौथा क्या था, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर वो अनकट और अनअसर्टेड डायमंड्स डिस्प्ले करती है इन नोटिफाइड स्पेशल जोन के अंदर, तो उसे भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। मतलब दीज आर द एक्सेप्शंस, मतलब यहां से अगर आपको इनकम होती है तो इट विल नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द बिजनेस कनेक्शन, कि इन केसेस में अगर कोई भी इनकम होती है एनआर को या RNOR को, तो उसे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। जब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा तो सर इंडिया डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा, डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, करेक्ट। यहां इन्होंने न्यूज कलेक्शन वालों को रिमूव कर दिया कि बोले अब सर इसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। पढ़ो, it is proposed to omit the provision to allow the tax exemption to the news agency set up in India solely for collection and distribution of news for the financial year 23-24। तो बोला अगर मान लो solely for the collection and distribution of news के लिए अगर वो कोई एजेंसी है, भले वो आउटसाइड इंडिया ट्रांसमिट हो रहा हो, कोई फर्क नहीं, बट बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब ये देखो अगला क्या है, इट इज प्रपोज टू टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बाय, इट प्रपोज टू टैक्स, मतलब टैक्स लगाने का प्लान है इनका, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स। बिजनेस ट्रस्ट के क्या होते हैं, यूनिट होल्डर्स होते हैं, और बिजनेस ट्रस्ट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है एसपीवीज के अंदर, ठीक बात है। अब इनको क्या क्या इनकम होती है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, करेक्ट, इज ऑलरेडी टैक्सेबल, ठीक बात है। इसके अलावा अगर कोई इनकम टैक्सेबल है तो उसको भी टैक्सेबल करने का प्लान कर रहे हैं ये, ऑन विच द टैक्स इज करेंटली अवॉइडेड बोथ इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर और बिजनेस ट्रस्ट। देखो इनका कहना क्या है, इन्होंने जो इंक्लूड करना है ना, इनका टारगेट क्या है कि भाई देखो एक बिजनेस ट्रस्ट क्या क्या इनकम दे रही है, एक तो इंटरेस्ट इनकम दे रही है, ठीक है, एक डिविडेंड इनकम दे रही है, करेक्ट, और एक रेंटल इनकम। बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिट होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू यूनिट होल्डर, ठीक है। एक आपका ये बोलता है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, इनका इंटेंशन क्लियर है, ये बोलते हैं सर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट है ना, जब आप यूनिट होल्डर को दे रहे हो उसकी इनकम माना जाना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये क्या बोलते हैं, ना तो बिजनेस ट्रस्ट पे टैक्सेबल हो रहा है, ना ही किसके लिए टैक्सेबल हो रहा है, क्या बोलते हैं अपने यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने सिंपल बोला कि डबल टैक्सेशन जो हो रहा है, मतलब नॉन डबल टैक्सेशन, राइट, मतलब टैक्स ही नहीं लग रहा है, दो जगह टैक्स नहीं लग रहा है। ये बोलता है कि देखो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, अगर बिजनेस ट्रस्ट को इनकम हो रही है तो वो क्या करती है, पास थ्रू, वो पास कर देती है यूनिट होल्डर्स को इन द सेम प्रोपोर्शन, करेक्ट। तो ये बोलता है कि अगर ये तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई, तो यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगी।
बाकी कोई दूसरी इनकम आती है, जो बाकी जो दूसरी इनकम होती है वो मान लो अगर बिजनेस स्ट्रेस के लिए टैक्सेबल हो जाती है तो यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट उसके अलावा अगर कोई इनकम है जैसे रिपेमेंट ऑफ डेप्ट, ये बोलता है कि इट विल नॉट टैक्सेबल। एक तो ये टैक्सेबल हो नहीं रही है बिजनेस ट्रस्ट के हाथों में, और बिजनेस ट्रस्ट जब उसे अपने इनको रिपेमेंट कर रहा है तो यूनिट होल्डर्स के लिए भी टैक्सेबल नहीं हो रही। ये बोला इसे टैक्सेबल करना है हमें, तो इसे हमें टैक्सेबल करना है, तो इन्होंने बोल दिया इस पे यूनिट होल्डर के हाथों में टैक्स लगाया जाएगा। दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये एक आपका एक और एक चेंजेस आया है इसमें, ठीक है। चलो अब देखो इन्होंने क्या किया है, इट इज प्रपोज टू विड्रॉ द एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस करंटली अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स। अच्छा, अगर आपको सेक्शन 193 याद हो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में क्या होता है कि अगर मान लो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में क्या आ गया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब आ जाते हैं, सिक्योरिटीज मतलब आ गया। इस पे अगर आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ठीक है ना, इन पे अगर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है तो यस टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज पे है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, राइट। इसी तरीके से IRFCL जो 54 EC के अंदर एलिजिबल है ना, बॉन्ड्स आप खरीदते हो, तो ये बोलता है कि IRFCL और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। और एक था पब्लिक कंपनी, एक था चौथा पॉइंट एक और एक था इसमें कि अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है और इंडिविजुअल और HUF को पेमेंट कर रही है, ठीक है ना, अप टू 5000, बट पेमेंट शुड बी अदर देन कैश होना चाहिए, तो इस पर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर 5000 से ज्यादा है ये आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अभी ये लेके आ गए कि अगर मान लो लिस्टेड डिबेंचर्स है, लिस्टेड डिबेंचर्स हैं, उस पर अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड डिबेंचर्स पे अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट, ना 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 ना, ये रहा, इट इज प्रपोज टू विड्रॉ द एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस करंटली अवेलेबल ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द लिस्टेड डिबेंचर्स। तो कनेक्ट करते हुए चलो चीजों, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पढ़ के, अमेंडमेंट पढ़ के क्या होना है, अमेंडमेंट पूरा कनेक्टेड होगा ना तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी। चलो अब ये कहता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेजम्पटिव स्कीम फॉर नॉन रेजिडेंट इट इज प्रपोज टू डिसअलाउ द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस कंप्यूटेड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट विद प्रेजम्पटिव इनकम। देखो अगर आप नॉन रेजिडेंट की प्रेजम्पटिव इनकम्स देखोगे तो क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होती है 44B, 44BB, 44BBA और 44BBB, ठीक है ना। 44B शिपिंग बिजनेस में होती है, शिपिंग में, ठीक है, और 44BBA होती है आपके एयरक्राफ्ट में। अगर आपको याद हो, अगर आपको आइडिया हो, 44B और 44BBA में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको जो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसका इतना परसेंटेज तुम्हें इनकम मान लिया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। वहां आपके पास ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, मतलब नो डाउट दिस इज द प्रेजेंटिव, बट आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, लोअर प्रॉफिट शो कर दो। नो, दिस इज नो ऑप्शन इज अवेलेबल हियर। वो ऑप्शन आपको 44BB और 44BB, हाँ, और BBA के अंदर अवेलेबल है। सॉरी, BBB है ये, BBB, ठीक है ना, यहाँ अवेलेबल है। सॉरी, दोनों एक ही जगह लिख दिया था मैंने। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ है, 44BB और BBB के अंदर आपको अवेलेबल है। समझ में आ रहा है। 44BB किसका है, 44BB किसका है, ऑयल रिग मशीन्स, ये कोई इक्विपमेंट्स अगर आपने हायर किए हैं, राइट, जो फॉर एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोलियम्स के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट्स उसका 10% विल बी योर इनकम मान लिया जाएगा। करेक्ट, 10% विल बी योर इनकम मान लिया जाएगा। सेम फॉर ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट अप्रूव ट्रंकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, BBB में आ जाते हैं, उसके लिए जो भी आपको इनकम मिलती है वो भी 10% के रूप में आपकी टैक्स इनकम मान ली जाएगी। करेक्ट, बट यहां पर इनको बेनिफिट है, 44BB और 44BBB में नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट है कि अगर वो चाहे तो वो बोलता है कि सर अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, मैं ऑडिट करा लेता हूं 44A 44AB के अकॉर्डिंग, तो सर मैं लोअर प्रॉफिट में जा सकता हूं, मतलब जो आपका प्रेजेंटिव है आप उससे मूव करके लोअर प्रॉफिट दिखा सकते हो इफ यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट करा लेते हो। अब देखना हुआ क्या, कहानी सुनना, ये करते क्या थे। यहां पर इन्होंने क्या किया, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके, मान लो लॉस हुआ किसी ईयर में, तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके बोल दिया सब लोअर प्रॉफिट है हमारा, टैक्स नहीं लगेगा, और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब मान लो किसी ईयर में प्रेजेंटिव इनकम का बेनिफिट ले लिया इन्होंने, अब प्रेजेंटिव इनकम का बेनिफिट लेके जो पुराना लॉस है उससे कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे, ऐसा मिसयूज कर रहे थे। डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, भाई अगर तुम प्रेजेंटिव में जा रहे हो ना तो भैया कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब कोई जो तुम्हारा पुराना लॉस है वो तुम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर पाओगे विद द प्रेजेंटिव इनकम, दैट्स इट। बाद में अगर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके प्रॉफिट दिखा रहे हो तो उससे सेटअप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रेजेंटिव इनकम दिखा के वो लॉस को सेटअप करवाना चाह रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल।
दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रेजम्पटिव पे जा रहे हो तो प्रेजम्पटिव के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, बस ये यहां पर ये लेके आए। चलो अब इन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन गेमिंग के लिए लेके आ गए वो 194B विनिंग। आपको याद है 194B में टीडीएस लगता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, इन पे आपका 194B में लगता है। हॉर्स रेस इनसे विनिंग होती है तो डबल बी में लगता है, राइट। 10,000 की लिमिट है, 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर जो पर इवेंट 10,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, यस आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30% पर इवेंट। बट होता क्या था, मिसयूज करने लग गए थे लोग, 10,000 के टुकड़े कर देते थे ताकि टीडीएस लगे ही नहीं। तो इस बार इन्होंने क्या बोल दिया कि आप कितने टुकड़े कर दो, कितने ही टुकड़े कर दो, अगर एग्रीगेट भी 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो यस, तो इस बार बी के अंदर और डबल बी में ये चेंजेस आ जाएगा कि अगर एग्रीगेट भी, वहां पहले क्या था, पर ट्रांजेक्शन अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया पर ट्रांजेक्शन या एग्रीगेट ऑफ द ट्रांजेक्शन अगर 10,000 से ज्यादा है तो सर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लोग जुगाड़ करते थे, 6,000 का एक ट्रांजेक्शन कर लिया, फिर 8,000 का एक ट्रांजेक्शन कर लिया, 10,000 से कम करके क्या करते थे, टीडीएस बचा लेते थे। इन्होंने बोल दिया एग्रीगेट, तो इस बार बी और डबल बी में एक तो ये चेंजेस आ जाएगा। अब बी में इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को रिमूव कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग के लिए उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया 194BA। अब बोलता है ऑनलाइन गेमिंग पे जो भी आपकी रिसीविंग होगी वहां थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है, 10,000 की कोई लिमिट भी नहीं है। ये बोलता है ऑनलाइन गेमिंग पे जो भी आपकी इनकम होगी, या तो आप वहां से जब विड्रॉ कर रहे हो या एट द ईयर एंड जो आपका बैलेंस पड़ा है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दैट्स बहुत सिंपल। ये बोलता है मान लो मेरा उसमें बैलेंस पड़ा है ऑनलाइन गेमिंग का, तो मेरा ऑनलाइन जो पोर्टल है वहां पे मेरा पहले बैलेंस पड़ा है, जब वो बैलेंस को मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, जो पेयर है उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और जो या एट दी एंड जो बैलेंस पड़ा है उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मान लो मेरा बैलेंस पड़ा है 1.5 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख विड्रॉ करता हूं तो 1 लाख पे टीडीएस आ जाएगा, और एट दी एंड 50,000 का बैलेंस पड़ा है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलता है कि मान लो आपके पास सफिशिएंट, आप इन काइंड दे रहे हो, तो ये बोलता है कि आप इंश्योर कर लो कि टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड बाय दी पेई, गवर्नमेंट को उसने डिपॉजिट कर दिया और फिर आप अमाउंट पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो आप इंश्योर नहीं करते तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रोसिंग अप करेगा। सो दीज अमेंडमेंट्स बी और डबल बी यहाँ पर इंट्रोड्यूस, बी और डबल बी में चेंज होगा, और साथ में एक नया सेक्शन आया है 194BA, ठीक है ना, ऑनलाइन गेमिंग वाला, और इसके लिए BBJ आ गया है। जैसे बी और डबल बी कैजुअल इनकम है ना, कैजुअल इनकम डबल बी में 115BB में टैक्सेबल होती थी एट द रेट ऑफ 30%। अब यहां पर ऑनलाइन गेमिंग के केस में 115BBJ नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, एट द रेट ऑफ 30% वहां पर टैक्सेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो दिस इज ऑल्सो डन। चलो अब आते हैं, नाउ कम ऑन द टीसीएस वाला पार्ट। यस, तो यहां पे अब देखो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वाला देख लिया अभी अपन ने। अब आते हैं अपन द रेट ऑफ टीसीएस। देखो टीसीएस के रेट्स में इन्होंने कुछ वेरिएशंस किए हैं। टीसीएस में अगर आपको 206C के बारे में आइडिया हो, जैसे अपन वो अल्कोहल, लीकर, स्क्रैप, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो बेचते हैं ना, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। वैसे ही अगर 206C1G, ठीक है ना, वहां इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर आप कोई अमाउंट रेमिट कर रहे हो है ना, ओवरसीज रेमिटेंस आ गया फॉर द पर्पज ऑफ, आप कोई हो सकता है रेमिट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, राइट, हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेजेस, और हो सकता है फॉर एनी अदर पर्पज। तो वहां पर थोड़ा सा रेट में वेरिएशन हुआ है, जहां पर पहले रेट हुआ करती थी 0.5% और 5%, राइट, थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन हुआ है, वो अपन एक बार देख लेते हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं इसको, चलो मैं समझा देता हूँ फिर अपन पढ़ लेते हैं। देखो पहले क्या हुआ करता था कि अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी अमाउंट रेमिट कर रहे हो फॉर दी एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, और आपने लोन लिया है, लोन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है जो 80E के अंदर नोटिफाइड है, मतलब 80E के अंदर जो आपको एलिजिबिलिटी होती है ना, वहां नोटिफाइड है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, और आप क्या कर रहे हो, रेमिट कर रहे हो, रेमिट आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। तो उस केस में यहाँ पे पहले था कि 7 लाख से बिफोर और अभी आफ्टर, बिफोर और आफ्टर इफेक्ट आपको समझाता हूं, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। 7 लाख से ज्यादा, ये बोलता है अगर 7 लाख से ज्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है उस पर आपको 5% टीसीएस कलेक्ट करना होगा, करेक्ट, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। अभी क्या है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेम, अगर 7 लाख से ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है तो यस आपको 0.5% टीसीएस कलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ये बोलता है जो लोन
जो एजुकेशन लोन आपके पॉइंट 1 में नहीं आ रहे हैं, राइट, उसके अलावा अगर कोई एजुकेशन लोन है और वो आप रेमिट कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी सेम कंडीशन है कि अगर 7 लाख से ज्यादा है तो 5%, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो आप ओवरसीज टूर पैकेज के लिए अमाउंट रेमिट कर रहे हो, ठीक है, ओवरसीज टूर पैकेजेस के लिए अमाउंट रेमिट कर रहे हो, वहां कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अब देखो उन्होंने यहां इस चीज को रिवाइज कर दिया है, 5% की जगह इन्होंने क्या कर दिया, 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और चौथा, फॉर एनी अदर पर्पस, तो एनी अदर पर्पस में क्या है, ग्रेटर देन 7 लाख तो 5% है, अब इसको भी उन्होंने 20% कर दिया है, ठीक है ना। तो दीज आर दी अमेंडमेंट्स जो 206C के अंदर आया है, एक बार पढ़ लेते हैं। The rate of TCS for foreign remittance for education and for medical treatment is proposed to continue to be 5%। ये जो सेकंड पॉइंट बताया था ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट में मैंने बताया था एजुकेशन लोन, मतलब एजुकेशन के लिए आप अमाउंट रेमिट कर रहे हो, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए अमाउंट रेमिट हो रही है, या मेडिकल एजुकेशन अदर देन 1, ये चीज ध्यान रखना, अदर देन 1 जो मैं 1 में बताइए उसके अलावा अगर कोई 1 में तो क्या था, एजुकेशन के लिए पर्पज से आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एडीई में नोटिफाइड है वहां से लोन लिया और आपने रेमिट किया, तब तो 0.5% वाले क्राइटेरिया में आ गया। अगर मान लो एनी अदर रेमिटेंस फॉर द एजुकेशन है जो 1 में नहीं आ रही है, उसके अलावा अगर कोई रेमिटेंस है फॉर द एजुकेशन पर्पज या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो 5%, 7 लाख से ज्यादा आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब यहां बोलता है ओवरसीज टूर पैकेजेस, ओवरसीज टूर पैकेजेस, वहां पहले 5% हुआ करता था और कोई नो लिमिट थी, अभी भी नो लिमिट है, बट अब 20% हो गया है इंस्टेड ऑफ 5%। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये एनी अदर पर्पज में 7 लाख की लिमिट है, 5% हुआ करता था पहले, अभी उसे 20% कर दिया गया है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो, so the rate of the TCS for the foreign remittance for education and medical treatment is proposed to continue to be 5% for the remittance in excess of 7 lakh, in excess of 7 lakh. Similarly, the rate of TCS on the foreign remittance for the education through loan for the financial is proposed to continue to be 5%. ये बोलता है देखो, अगर आप जो एजुकेशन के लिए रेमिट कर रहे हो, जो आपने लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एडीई में नोटिफाइड है, उनसे अगर करके आप भेज रहे हो तो भी 0.5% रिमेन कंटिन्यू, कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ चेंजेस कहां हो रहा है, फॉरेन रेमिटेंस फॉर द अदर पर्पज अंडर liberalized remittance scheme or LRS and purchase of overseas tour packages, it proposed to increase 5 to 20। ओवरसीज टूर के पैकेज में कोई लिमिट नहीं है और अदर कोई रेमिटेंस है तो 7 लाख की लिमिट है, बस ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बहुत आसान है, राइट। चलो नेक्स्ट, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, टैक्स ऑन द कैपिटल गेन can be avoided by investing the proceed of such gain in residential property. This is proposed to be kept at 10 करोड़। 54 और 54F में डिपार्टमेंट ने जब ये लाया तो उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, बड़े लोग बड़ा मिसयूज कर रहे थे, वो क्या करते थे, अपनी हाउस प्रॉपर्टीज वगैरह बेचते थे, 54 और 54F की एलिजिबिलिटी क्रिएट करते थे, और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदते थे ह्यूज बड़ी अमाउंट की खरीदते थे, मोटा टैक्स बचा लेते थे, है ना। तो इन्होंने बोला इसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको 54 और 54 या तो 54 का बेनिफिट या 54F का बेनिफिट, व्हाटएवर जो भी आप बेनिफिट मिलेगा 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा, दैट्स इट, 10 करोड़ से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने एक्वायर किया है, 54F में क्या, 54 में क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी बेच के नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, 54F में क्या है, अदर लॉन्ग टर्म असेट्स अदर देन द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो तो 54F में बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगर आपने कोई भी मकान खरीदा है, मान लो 15 करोड़ 20 करोड़ कितनी भी अमाउंट का खरीदा है, उन्होंने बोला उसका मैक्सिमम जो कॉस्ट होगा 10 करोड़ ही माना जाएगा, दैट्स 10 करोड़ कॉस्ट मानते हुए आपको बेनिफिट दिया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब आते हैं ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स, राइट। चलो एक यस हाँ जी, ये क्या है अगले पॉइंट्स, इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड फॉर सम प्रोविजन टू मिनिमम, नहीं कहां पर आ गए अपन, यस। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, यहां पर उन्होंने बोला है द इनकम फ्रॉम द मार्केट लिंक्ड डिबेंचर इज प्रपोज टू बी टैक्स्ड एट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। The income from market link debentures is proposed to be taxed at a short term capital gain as per the applicable rate। अगर मान लो ये कहता है आपको कोई भी इनकम होती है मार्केट लिंक डिबेंचर से, is proposed to be taxed,
ये कहता है उसको एसटीसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। इट इज प्रपोज टू, अगला, इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड सम प्रोविजन टू मिनिमाइज रिस्क टू रेवेन्यू ड्यू टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो ये भी यहां पे इन्होंने बोल दिया, इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड फॉर सम प्रोविजंस टू मिनिमाइज रिस्क टू रेवेन्यू ड्यू टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी। अब देखो अगले फटाफट से पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट वेयर एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये बोलता है कि अगर मान लो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का कोई प्रीमियम पे कर रहे हो इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 इज अबाउ 5 लाख रुपीज अदर देन यूलिप, क्योंकि यूलिप का तो ऑलरेडी उन्होंने टैक्सेबिलिटी अलग से लास्ट ईयर कर दिया था, तो ये अदर देन यूलिप। ये बोलता है कि अगर मान लो आपको ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम पे कर रहे हो 5 लाख से ज्यादा है, राइट, तो इनकम फ्रॉम ओनली दूस पॉलिसीज विल एग्रीगेट प्रीमियम अप टू 5 लाख शैल बी एग्जाम्प्ट। तो इन पॉलिसी का ये बोलता है इनकम जो भी होगा ना सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, बस बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। दिस विल नॉट बी अफेक्ट द टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द डेथ। ये बोलता है लेकिन अगर मान लो डेथ पे कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है ना उस पर ये टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी, उस पर ये प्रोविजन जो भी आया है वो नहीं लगेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। इवन दो द प्रीमियम इज मोर देन द 5 लाख, इट विल नॉट अफेक्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड टिल 31 मार्च 2023 तक जो भी पॉलिसी इशू हुई है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसके बाद में जो पॉलिसी इशू हुई है यस उस पर इंपैक्ट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट। अगला यस अच्छा, ये जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट है ना ये एक्चुअली क्यों लाया पता है डिपार्टमेंट क्यों लेके आया, क्योंकि क्या थे जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट हुआ करते थे ना वो क्या करते थे, वो अपना मोटा पैसा इन्वेस्ट कर देते थे यहाँ पे पॉलिसीज में, और एक जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता था वो नॉन टैक्सेबल हो जाता था। उन्होंने पैसा लगा दिया, मान लो मोटा प्रीमियम पे कर दिया और जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल, तो इस तरीके से वो क्या करते थे मिसयूज करते थे। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने 5 लाख की लिमिट डाल दी। भैया अगर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में अगर तुमने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में अगर तुमने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लिया है जहाँ का प्रीमियम तुम 5 लाख पे कर रहे हो तो आपको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो अगला, इट इज प्रपोज टू अमेंड द प्रोविजन फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट जेडीए जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड थ्रू चेक एटसेट्रा एज कंसिडरेशन। अच्छा इसमें क्या था, एम्बिग्यूटी होने लग गई थी बीच में। उन्होंने क्या बोला था कि वेदर अगर जेडीए में जो आपका कंसिडरेशन है ना, जेडीए में जो आपका कंसिडरेशन है, एक तो जो आपको कंसिडरेशन मिलेगा प्रोजेक्ट में हिस्सा मिलेगा वो, प्लस अगर आपको कोई कैश मिला हो तो, ठीक है ना, रिसीव्ड इन कैश, वर्ड्स ये लिखे हुए थे। रिसीव्ड इन कैश मतलब टर्मिनोलॉजी है कि आपको किसी भी तरीके से मिला है, बट उसका मिसयूज करते थे लोग, बोले कैसे कैश, अगर सर बैंक अकाउंट पे चेक या बैंक से मिल रहा है तो कंसिडर नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियरिटी दे दी कि चाहे आपको कैश में मिला हो, चाहे अकाउंट पे चेक से मिला हो, चाहे बैंक में मिला हो, सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, वॉट एवर मोड यहाँ पर उसे कंसिडरेशन में कंसिडर किया जाएगा। और आईसी के अंदर भी आप देखोगे कि ये कहता है इन काइंड के अलावा आपको जो भी कुछ मिलता है कैश में, अकाउंट पे चेक से, उस पर आईसी के अंदर 194 आईसी में टीडीएस डिडक्ट करना होता है। 1 रुपया भी है तो भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट, 194 आईसी, राइट। तो यहां वो जो एम्बिग्यूटी थी उस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि it is proposed to amend the provision for computing capital gain in case of joint development of property to include the amount of received through check etc, ठीक है ना, एज कंसिडरेशन, उसे कंसिडरेशन में माना जाएगा। जस्ट फॉर क्लियरिफिकेशन बोल सकते हैं, क्लियरिटी देने के लिए उन्होंने लिख दिया, अमेंड कर दिया। बाकी शुरू से ही यही इंटेंशन डिपार्टमेंट का क्लियर था कि चाहे कैश मिलो चाहे बैंक मिलो सब आएगा, ठीक है ना, बट लोग मिसयूज ना करें इसलिए उन्होंने फर्दर लिख दिया। चलो अगला, while interest paid on the borrowed capital for acquiring or improving a property subject to certain condition be claimed as a deduction from income, ठीक है। ये बोलता है अगर मान लो आप प्रॉपर्टी पे कोई आपने लोन लिया है और लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप उसका डिडक्शन लेते हो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हम लेते ही हैं, रिपेयर्स के लिए, लोन के रिनोवेशंस के लिए हम अगर कोई लोन लेते हैं तो उसका क्लेम करते ही हैं, राइट। इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लोग यहाँ पर मिसयूज क्या कर रहे थे, एक तो आप हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट ले रहे हो, या आप चैप्टर 6A में भी डिडक्शन मिलता है, 80EE के अंदर मिलता है, राइट, हाउस प्रॉपर्टी का, वहां पे भी आप बेनिफिट ले रहे हो, और या तो कोई भी एक जगह आप बेनिफिट ले रहे हो और आप साथ में क्या कर रहे हो, कैपिटल गेन में जब उस एसेट्स को बेच रहे हो तो उसे भी कॉस्ट का पार्ट भी दिखा रहे हो, उस इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट भी दिखा रहे हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। आप क्या कर रहे हो, सिंपल समझो, आप क्या कर रहे हो, जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी में भी उसका डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, दूसरा जब उस मकान को बेच रहे हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के रूप में भी दिखा रहे हो उसको। इट इज नॉट पॉसिबल, देयर बाय रिड्यूसिंग कैपिटल गेन। उससे क्या हो रहा है, आपका कैपिटल गेन रिड्यूस हो रहा है, यस और नो। देखो वापस बोल रहा हूं एक बार, while interest paid on the borrowed capital for acquiring or improving a property can subject to certain condition be claimed as a deduction from income। जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम में तुम कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना।
इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट। अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट में से ऐड किया जा रहा है और कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में लेस किया जा रहा है। अपन करते ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट में ऐड कर दिया तो कैपिटल गेन रिड्यूस हो गया। बोले ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम्ड अर्लियर एज डिडक्शन। ये बोलता है अगर आपने अर्लियर उसकी डिडक्शन ले ली है तो फिर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं कर सकते, साफ साफ बोल दिया। बट अगर आपने डिडक्शन नहीं ली है तो उन्होंने मना नहीं किया है, ठीक है। There are certain assets like intangible assets, right to which no consideration has been paid for acquisition and transfer of which may result in the generation of income. The cost of acquisition is proposed to nil. देखो, अगर आपको पता हो सेक्शन 55 इंट्रोड्यूस किया गया था बीसी श्रीनिवासा शेट्टी साहब के कारण, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई गुडविल की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। उन्होंने अपने अगरबत्ती का बिजनेस था उसको बेचा, उन्होंने बोला गुडविल की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, जब कॉस्ट नहीं तो हम कैपिटल गेन कंप्यूट ही नहीं कर सकते। तो उस समय सेक्शन 55 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अभी कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है, राइट। गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसी तरीके से राइट टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एनी आर्टिकल एनीथिंग, ठीक है ना। लूमास, स्टेज कैरिज परमिट और लूमास, अच्छा ये हो गया। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। सो ये सब अगर आप बेचते हो, दीज आर द इंटेंजिबल्स जो आपने खुद ने क्रिएट किए हैं, अगर आप उसको सेल करते हो तो इसकी कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज निल। अब आप बोलते हो सर ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, जो लिखा हुआ है उसके लिए तो ठीक है, बट ऐसी कोई इंटेंजिबल्स है जिसके बारे में सेक्शन 55 में लिखा हुआ नहीं है, तो इन्होंने यहाँ क्लियरिटी दे दी। अगर मान लो नहीं लिखा हुआ है तो उसकी कॉस्ट निल मानी जाएगी, क्लियरिटी दे दी। अब सारे फफूंदी हटा दी। अब अगर मान लो सेक्शन 55 में नहीं भी लिखा हुआ है तो तुम ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट निल मानी जाएगी, साफ साफ बोल दिया। सो इस बार आपका कैपिटल गेन में ये इंपैक्ट आएगा, ठीक है ना। इंटेंजिबल्स की कॉस्ट ऑलवेज निल मानी जाएगी अगर वो आपने ओन किया, आपकी कोई कॉस्ट उस पर इंकर्ड नहीं हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगला है इंप्रूविंग कंप्लायंसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। मैं इसको सेकंड पार्ट में लेता हूं, इट विल बी इजी, राइट, कि सेकंड पार्ट में आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट समझ में आ जाएगा। दीज आर द वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोफेशनल्स, और जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो इट विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज बताइए कैसा लगा, कमेंट के जरिए बताइए, और सभी को आप अपने जो भी ग्रुप में हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करो, क्योंकि बहुत अच्छा एनालिसिस हमने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया है इनकम टैक्स के प्रोविजंस का। चलो थैंक यू।